कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल काले कैनवास पर खड़े हैं, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ है और अचानक एक विस्फोटक चमकदार आतिशबाजी आपके चारों ओर फैल जाती है। यह कोई साधारण आतिशबाजी नहीं है, यह एक ऐसी चमक है जिसने समय, स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति की। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह घटना ब्रह्मांड की शुरुआत का वह क्षण था जब सारा अस्तित्व एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर पूरे अंतरिक्ष में फैलने लगा। यह कुछ ऐसा था जैसे किसी ने एक विशाल रंग बिरंगी पटाखे की माला को फोड़ दिया हो और उसकी चिंगारियों ने लाखों करोड़ों तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बना डाली। इसी विस्फोटक घटना से हमारे सोलर सिस्टम और हमारी अपनी पृथ्वी की कहानी शुरू होती है। बिग बैंग के बाद जैसे कोई जादूगर अपने टोपी से खरगोश निकालता है, वैसे ही ब्रह्मांड ने धीरे धीरे अपने भीतर से सितारों, ग्रहों और धूल के विशाल बादलों को प्रकट किया। ये बादल, जिन्हें हम नेबुले कहते हैं, धीरे धीरे घनीभूत होने लगे और इनमें हलचल मचने लगी। यही हलचल एक दिन इतनी तेज हो गई कि एक छोटे से कोने में हमारी आकाश गंगा के बाहरी हिस्से में एक तारे का जन्म हुआ, हमारा सन। यह सन उस वक्त के जादूगर की छड़ी जैसा था जिसके इशारे पर सौर मंडल का निर्माण हुआ। अब इस सन के चारों ओर घूमते छोटे छोटे पत्थर, धूल और बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते रहे, मिलते रहे, जैसे आटे के टुकड़े इकट्ठे होकर रोटी का आकार लेते हैं। इन्हीं टक्करों से हमारे ग्रह बने और उनमें से एक है हमारी अर्थ। परंतु सिर्फ टकराव ही कहानी का अंत नहीं था। जब यह सौर मंडल बन रहा था तो बहुत से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स ने भी इसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये धूमकेतु पृथ्वी पर पानी और कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व लेकर आए जिन्होंने जीवन के बीज बोए। अब पृथ्वी का सौर मंडल में स्थान समझना कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े खेल के मैदान की कल्पना करना जिसमें बीच में एक बहुत बड़ा और चमकदार बल्ब है जिसे हम सन कहते हैं। यह बल्ब इतना शक्तिशाली है कि इसकी ग्रेविटी पूरे मैदान में सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। इस मैदान में 8 गेंदें यानी प्लैनेट्स अपने अपने रास्ते पर सन के चारों ओर घूम रही हैं। इन सब में हमारी अर्थ तीसरी गेंद की तरह है जो न तो बहुत पास है और न ही बहुत दूर। अगर हम इस स्थिति को किसी रसोई के साथ तुलना करें तो हमारी अर्थ बिल्कुल उस स्थान पर है जहां तापमान न तो बहुत गर्म है और न बहुत ठंडा। इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये वही स्थिति है जैसे न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा, सब कुछ जस्ट राइट। इसी तरह इस जोन में अर्थ स्थित है जहां पानी, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है, तरल रूप में रह सकता है। यही कारण है कि अर्थ पर जीवन संभव हुआ है। अभी हमने सीखा कि गोल्डीलॉक्स जोन वह क्षेत्र है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यह वह दूरी है जहां न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड, जिससे वहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जो यूपीएससी में पूछा गया था। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ प्रायः किस संदर्भ में देखा जाता है? ए, पृथ्वी की सतह से ऊपर के रहने योग्य क्षेत्र की सीमा। बी, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जहां शैल गैस उपलब्ध है। सी, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। डी, उन उल्का पिंडों की खोज जो बहुमूल्य धातुओं से युक्त होते हैं। जरा सोचिए कि अर्थ की पोजीशन और उसकी मोशन किस तरह से काम करती है। हम यह समझने के लिए एक बहुत ही सरल कल्पना कर सकते हैं। सोचिए कि आप एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जो लगातार घूम रहा है। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर घूमते हैं, कभी आपका चेहरा एक तेज रोशनी की तरफ होता है और कभी वह अंधेरे की तरफ हो जाता है। हर बार जब आप उस रोशनी की ओर घूमते हैं तो आप रोशनी से जगमगाते हैं और जब आप उससे दूर होते हैं तो आप अंधेरे में खो जाते हैं। हमारी अर्थ भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। अर्थ अपनी एक काल्पनिक रेखा, जिसे हम एक्सिस कहते हैं, के चारों ओर घूमती रहती है। यह एक्सिस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। पृथ्वी का यह घूर्णन, जिसे हम रोटेशन कहते हैं, इसके चारों ओर की दुनिया में जीवन का एक प्रमुख पहलू है। अर्थ को अपनी एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं और यही कारण है कि हमें दिन और रात का अनुभव होता है। जब अर्थ का कोई हिस्सा सन की ओर होता है तब उस हिस्से पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, जिससे वहां दिन होता है। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, वह हिस्सा सूर्य की रोशनी से हटकर अंधेरे में चला जाता है और वहां रात हो जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ग्लोब के चारों ओर एक लाइट लगाकर उसे घुमाया जाए। जहां रोशनी पड़ती है वहां दिन है और जहां नहीं पड़ती वहां रात है। इस रोटेशन की वजह से ही हमें दिन और रात का नियमित चक्र मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह घूर्णन या रोटेशन आया कैसे? जब सौर मंडल का निर्माण हुआ था तो बड़े पैमाने पर ग्रेविटी और मोमेंटम का खेल चल रहा था। जब अर्थ का निर्माण हुआ तो यह प्रारंभिक गति उसे मिल गई। तब से अर्थ अपनी उसी गति के साथ लगातार घूमती आ रही है।
यह गति अनंत काल तक जारी रह सकती है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई घर्षण नहीं है जो इसे धीमा कर सके। हाँ, मून की ग्रेविटी का थोड़ा बहुत असर अर्थ की गति पर पड़ता है, जिससे उसके रोटेशन की गति धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। पृथ्वी के रोटेशन का हमारी जिंदगी पर जितना असर है वह केवल दिन और रात के आने जाने तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और हमारी दिनचर्या का भी एक अभिन्न हिस्सा है। जरा सोचिए, अगर सूरज कभी ढलता ही नहीं और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमेशा दिन ही दिन रहता या फिर हमेशा रात ही रहती, तो हमारा जीवन कैसा होता? यह कल्पना ही हमारे शरीर और मन पर इसका असर समझने के लिए काफी है। पृथ्वी का यह निरंतर घूमना हमारे शरीर की प्राकृतिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को चलाता है। यह वही जैविक घड़ी है जो बताती है कि हमें कब जागना है, कब काम करना है और कब सोना है। हमारे शरीर के अंदर एक अदृश्य क्लॉक चल रही है जो दिन की रोशनी और रात के अंधेरे के आधार पर काम करती है। जैसे ही सुबह सूरज की किरणें हमारे कमरे में प्रवेश करती हैं, हमारा दिमाग एक संकेत भेजता है कि अब जागने का समय हो गया है। ये सूरज की किरणें हमारे शरीर में मेलाटोनिन जैसे हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करती हैं, जो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करते हैं। जब रात होती है और अंधेरा छा जाता है, तो वही जैविक घड़ी हमारे शरीर को आराम और सोने के लिए तैयार करती है। पशु पक्षी भी इसी सर्केडियन रिदम के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। कुछ जानवर जैसे शेर और तेंदुए रात में शिकार करने निकलते हैं, क्योंकि उनकी जैविक घड़ी उन्हें रात के अंधेरे में बेहतर तरीके से देखने और शिकार करने में मदद करती है। वहीं कुछ जानवर जैसे हिरण और खरगोश दिन में अधिक सक्रिय रहते हैं। पक्षी भी सुबह की पहली किरण के साथ जागते हैं और अपनी चहचहाहट से दिन की शुरुआत करते हैं। सर्केडियन रिदम का प्रभाव हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी पड़ता है। यदि हम इस प्राकृतिक घड़ी के अनुसार नहीं चलते, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान दिन में सोए और रात में जागे, तो उसकी शरीर की जैविक घड़ी गड़बड़ा सकती है। इसका असर हमारी नींद की गुणवत्ता, ऊर्जा के स्तर, मूड और यहां तक कि हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है। इसलिए पृथ्वी का यह घूमना और दिन रात का चक्र हमें न सिर्फ हमारे कार्यों के लिए अनुशासित रखता है, बल्कि हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर जीव जंतु के लिए महत्वपूर्ण है। पौधे भी सूरज की रोशनी के अनुसार अपनी ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, को संचालित करते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, पौधे अपनी पत्तियों को सूरज की दिशा में मोड़ लेते हैं, अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए। रात के समय जब सूरज छिप जाता है, तो ये पौधे अपनी काम की घड़ी को बंद कर लेते हैं और आराम करते हैं, जैसे कि वे भी अगले दिन की तैयारी कर रहे हों। अर्थ का रोटेशन केवल दिन और रात के चक्र का कारण नहीं बनता, बल्कि इसका प्रभाव पृथ्वी के आकार और उसकी भौगोलिक और भौतिक विशेषताओं पर भी गहरा पड़ता है। जब हम अर्थ के आकार की बात करते हैं, तो आमतौर पर लोग इसे एक परफेक्ट स्फीयर समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थ का आकार एकदम गोल नहीं है। पृथ्वी के घूमने की गति यानी उसके रोटेशन का सीधा असर इसके आकार पर पड़ता है। पृथ्वी का रोटेशन इसे एक सही गोला बनने से रोकता है और इसके बजाय इसे एक ऑब्लेट स्फीरॉइड बना देता है। पृथ्वी का यह ऑब्लेट स्फीरॉइड आकार उसकी रोटेशन के कारण उत्पन्न होने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो यह घूर्णन बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ बल उत्पन्न करता है। यह बल सबसे ज्यादा इक्वेटर पर महसूस होता है, जहां पृथ्वी की सतह पर इसकी गति सबसे तेज होती है। इसकी वजह से पृथ्वी के इक्वेटर पर थोड़ा बल्ज आ जाता है और पोल्स की तरफ पृथ्वी थोड़ी फ्लैटन हो जाती है। इसी कारण पृथ्वी का आकार एक फ्लैटेंड स्फीयर या ऑब्लेट स्फीरॉइड के रूप में परिभाषित होता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का इक्वेटोरियल डायमीटर यानी इक्वेटर पर इसका व्यास पोल्स की तुलना में थोड़ा बड़ा है। पृथ्वी का इक्वेटोरियल डायमीटर लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि पोलर डायमीटर यानी पोल से गुजरने वाला व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। यह अंतर हालांकि केवल 42 किलोमीटर का है, लेकिन यह अंतर पृथ्वी के आकार को थोड़ा फ्लैटेंड बनाता है। यह अंतर भले ही केवल 0.3% हो, लेकिन यह इतना सिग्निफिकेंट है कि इससे पृथ्वी की जियोडेटिक कैलकुलेशंस, सैटेलाइट ऑर्बिट्स और यहां तक कि पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों पर भी प्रभाव पड़ता है। यह छोटा सा डिफरेंस हमें समझने के लिए मजबूर करता है कि पृथ्वी की आकृति के इस असमानता का ध्यान विभिन्न क्षेत्रों में क्यों रखा जाना चाहिए। चाहे वह मैपिंग हो या नेविगेशन या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की कक्षा की गणना, पृथ्वी के इस ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप को ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनकी कक्षा की गणना करते समय पृथ्वी के इस शेप का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि उनका पथ स्थिर रहे और वे अपनी निर्धारित कक्षाओं में बने रहे। अर्थ के इस बल्ज का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी समान रूप से वितरित नहीं होती। चूंकि अर्थ के इक्वेटर पर बल्ज है और यह क्षेत्र पोल्स के मुकाबले थोड़ा दूर है, इसलिए इक्वेटर पर ग्रेविटी पोल्स की तुलना में थोड़ा कमजोर होती है। इसका कारण यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इसके विपरीत पोल्स पर जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगभग न के बराबर होती है, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स अपेक्षाकृत अधिक होती है।
इस अनइक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स का कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए ओशन करंट्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। चूंकि इक्वेटर पर ग्रेविटी थोड़ी कम होती है, वहां पर समुद्री जल का प्रवाह और फैलाव ज्यादा होता है। इससे ओशन करंट्स की दिशा और गति प्रभावित होती है, जो अंततः पूरे विश्व के क्लाइमेट सिस्टम्स पर असर डालती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्म और ठंडी धाराओं का प्रवाह और दिशा दोनों ही इस अनइक्वल ग्रेविटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रभावित होती हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। जैसे ही गर्म हवा इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस की वजह से इसकी दिशा और गति बदलती रहती है। यही कारण है कि हम मौसम के विभिन्न पैटर्न्स जैसे ट्रेड विंड्स, जेट स्ट्रीम्स और मॉनसून्स को अनुभव करते हैं। ये सभी हवाएं और महासागरीय धाराएं पृथ्वी के इस ऑब्लेट शेप और अनइक्वल ग्रेविटी के कारण अपनी विशेष दिशाओं और गति का अनुसरण करती हैं। अर्थ के रोटेशन का एक और दिलचस्प पहलू है जो लंबी दूरी की हवाई यात्रा और नेविगेशन में देखा जाता है। चूंकि पृथ्वी एक ऑब्लेट स्फीरॉइड है, इसका मतलब है कि इसके इक्वेटर की कर्वेचर पोल्स की तुलना में कम होती है। इस कर्वेचर की वजह से विमान लंबी दूरी की उड़ानों के दौरान सीधे रेखा में नहीं उड़ते हैं, जैसा कि एक 2D मानचित्र पर दिखता है। इसके बजाय वे ग्रेट सर्कल रूट्स का अनुसरण करते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। ग्रेट सर्कल्स वास्तव में पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरते हैं और कर्वेचर का लाभ उठाकर सबसे छोटा मार्ग प्रदान करते हैं। हवाई जहाज इस मार्ग का अनुसरण करते हैं क्योंकि यह सबसे कम ईंधन और समय में दूरी तय करने का तरीका है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क से लंदन की उड़ान उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर एक आर्की के साथ चलती है, जो मानचित्र पर एक सीधी रेखा की तुलना में थोड़ी घुमावदार दिखाई देती है, लेकिन यह वास्तव में दोनों शहरों के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच की उड़ानें अक्सर आर्कटिक सर्कल के पास से गुजरती हैं, क्योंकि वहां से ग्रेट सर्कल रूट अधिक सीधा होता है। इसके अलावा अर्थ के रोटेशन का हमारी क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स पर भी असर पड़ता है। जब अर्थ घूमती है तो उसके रोटेशन की वजह से ओशंस और एटमॉस्फेयर में भी घूमने की गति उत्पन्न होती है, जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। अब हम विस्तार से कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो पृथ्वी के रोटेशन से उत्पन्न एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमिनॉन है। कोरियोलिस इफेक्ट सीधे तौर पर अर्थ के रोटेशन से जुड़ा हुआ है और यह समझने के लिए बेहद रोचक है कि यह कैसे हमारे ग्रह की क्लाइमेट, वेदर सिस्टम्स और ओशन करंट्स को शेप देता है। कोरियोलिस इफेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी घूमते हुए झूले पर बैठकर आप एक सीधी रेखा में गेंद फेंकने की कोशिश करें। जैसे ही आप गेंद फेंकते हैं, आपको महसूस होगा कि गेंद सीधी न जाकर एक मुड़ी हुई दिशा में जाती है। इसका कारण है कि आप झूले के साथ घूम रहे होते हैं और उसी गति का असर आपकी गेंद पर भी पड़ता है। इसी तरह अर्थ के रोटेशन के कारण हवा और पानी की धाराएं भी सीधी नहीं चल पाती, बल्कि उनकी दिशा मुड़ जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस इफेक्ट के कारण हवाएं और ओशन करंट्स अपने मार्ग से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसका सीधा असर हमारे वेदर और क्लाइमेट सिस्टम्स पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा एक निश्चित दिशा में बहने लगती है, तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण वह दाईं ओर मुड़ जाती है, जिससे हवाओं का एक साइक्लोनिक पैटर्न बनता है। यही कारण है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हरिकेन्स और साइक्लोन्स हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसी तरह कोरियोलिस इफेक्ट ओशन करंट्स पर भी गहरा प्रभाव डालता है। महासागरों की बड़ी धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो करंट, जो उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती हैं, वे भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने मार्ग में मोड़ लेती हैं। यह इफेक्ट महासागरों में गर्म और ठंडे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करता है, जिससे धरती के विभिन्न हिस्सों में क्लाइमेट को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम यूरोप की क्लाइमेट को अपेक्षाकृत गर्म रखती है, जबकि कनाडा के पूर्वी तट पर ठंडी जलधारा जलवायु को ठंडा रखती है। इस प्रकार अर्थ का रोटेशन और इसके कारण उत्पन्न कोरियोलिस इफेक्ट न केवल हवाओं और ओशन करंट्स की दिशा को प्रभावित करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि कौन सी जगह पर किस तरह का मौसम होगा। हरिकेन्स, साइक्लोन्स, मॉनसून्स और यहां तक कि दैनिक मौसम की परिस्थितियां भी इस इफेक्ट से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर यह इफेक्ट न होता तो हमारे वेदर पैटर्न्स एकदम अलग होते और शायद हम जिस तरह के मौसम का अनुभव करते हैं वह भी नहीं होता। पृथ्वी का यह रोटेशन और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न कोरियोलिस इफेक्ट और इसकी फ्लैटेंड स्फीरॉइड शेप हमारे ग्रह पर वेदर, क्लाइमेट और अन्य भूभौतिकीय प्रक्रियाओं को शेप देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में सीखा, जो पृथ्वी के रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है और हवाओं तथा महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करती है। यह बल पृथ्वी की विभिन्न जगहों पर अलग अलग होता है, खासकर पोल्स और इक्वेटर पर। अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। यह सवाल यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। कोरियोलिस फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हवा की गति बढ़ने पर बढ़ती है, तो यह पोल्स पर अधिकतम होती है और इक्वेटर पर अनुपस्थित होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, बी केवल 2,
सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, जिसे हम उसकी रेवोल्यूशन कहते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर आसानी से समझ सकते हैं। सोचिए, जैसे आप एक बड़े गोल ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और उस ट्रैक के बीच में एक बड़ा बल्ब जल रहा है जो हमारा सन है। अब आप इस गोल ट्रैक पर घूमते हुए कभी उस बल्ब के करीब आ जाते हैं और कभी उससे दूर हो जाते हैं। यही कुछ पृथ्वी भी करती है जब वह सूर्य के चारों ओर अपने रास्ते पर चलती है। पृथ्वी का यह रास्ता एकदम गोल नहीं है, बल्कि यह थोड़ा अंडाकार होता है, जैसे किसी ने गोल आकार को दोनों ओर से थोड़ा दबा दिया हो। इसलिए जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तो उसे हम पेरिहीलियन कहते हैं। यह समय आमतौर पर जनवरी की शुरुआत में होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर होती है। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे किसी सर्कल के अंदर वाली साइड से दौड़ते हुए आप ट्रैक के बीच वाले बल्ब के ज्यादा पास आ गए हों। इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो इसे हम अफीलियन कहते हैं। यह स्थिति जुलाई की शुरुआत में आती है, जब दूरी लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। यह ऐसा है जैसे आप सर्कल के बाहरी हिस्से से दौड़ते हुए बल्ब से सबसे दूर निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये दूरियां हमारे मौसमों को तय नहीं करती। मौसमों का असली खेल कुछ और है। पृथ्वी का झुकाव, जिसे हम एक्सियल टिल्ट कहते हैं, असल में मौसमों के बदलने का मुख्य कारण है। यह लगभग 23.5 डिग्री का झुकाव पृथ्वी को सीधी खड़ी नहीं रहने देता। इसे ऐसे सोचें जैसे कोई खिलौने वाला ग्लोब जो थोड़ा तिरछा खड़ा हो। जब पृथ्वी इस तिरछे झुकाव के साथ सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कभी उसका उत्तरी हिस्सा सूर्य की ओर झुक जाता है और कभी दक्षिणी हिस्सा। जब उत्तरी हिस्सा सूर्य की तरफ होता है तो वहां गर्मी का मौसम होता है, जैसे गर्मियों में जब सूरज की तेज धूप सीधी आप पर पड़ती है और आपको ज्यादा गर्मी लगती है। वहीं जब पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा सूर्य की तरफ होता है तो वहां गर्मी और उत्तरी हिस्से में सर्दी का मौसम होता है। अब जैसे ही हम पृथ्वी के 23.5 डिग्री के झुकाव को समझते हैं, हमें ट्रॉपिक्स की अवधारणा भी समझ में आने लगती है। सोचिए कि पृथ्वी एक बड़ी गेंद की तरह है जो थोड़ी सी तिरछी झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से कुछ खास जगहें हैं जहां सूर्य की किरणें साल में एक बार सीधे सिर के ऊपर आ सकती हैं। इन विशेष रेखाओं को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर दो अदृश्य बेल्ट खींचे गए हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये बेल्ट पृथ्वी के इक्वेटर से लगभग 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में यह रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानी जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक विशाल स्टेडियम में हैं और उसके बीच में एक चमकदार बल्ब है जो सूर्य है। अगर स्टेडियम का फर्श झुका हुआ हो तो सिर्फ एक निश्चित क्षेत्र के दर्शक उस बल्ब को अपने ठीक सिर के ऊपर देख सकते हैं। उसी तरह केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के क्षेत्रों में सूर्य सीधे सिर के ऊपर आ सकता है। इन दो रेखाओं के बीच के क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहा जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई पट्टी या बैंड जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हो। यह वह इलाका है जहां सूर्य की किरणें साल के किसी न किसी समय में सीधे सिर के ऊपर होती हैं। इन ट्रॉपिक्स के बाहर के इलाकों में, चाहे वह उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश हो, सूर्य कभी भी सीधे सिर के ऊपर नहीं पहुंचता। यह ऐसे ही है जैसे आप स्टेडियम में किसी भी और सीट पर बैठे हो तो आप बल्ब को कभी अपने ठीक ऊपर नहीं देख सकते। अब अगर हम इस विचार को समर सोल्स्टिस के साथ जोड़ें तो इसका मतलब और भी स्पष्ट हो जाता है। समर सोल्स्टिस वह समय होता है जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे ज्यादा झुका होता है। इस दिन जो 21 जून के आता है, सूर्य ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। इसे आप ऐसे समझें जैसे आप स्टेडियम में उस सीट पर बैठे हैं जहां से बल्ब बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है। यह साल का सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि सूरज पूरे दिन ऊंचा रहता है और रात सबसे छोटी होती है। इसके बाद सूर्य अपनी दिशा मुड़ने लगता है, यानी वह अपनी वापसी के सफर पर निकलता है और कभी भी इससे उत्तर की ओर नहीं जाता। हमने अभी सीखा कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन जून में आता है, जिसे हम समर सोल्स्टिस कहते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सबसे सीधी पड़ती हैं और दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जो यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। प्रश्न: उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्यतः कब आता है? ए, जून महीने का पहला आधा भाग, बी, जून महीने का दूसरा आधा भाग, सी, जुलाई महीने का पहला आधा भाग, डी, जुलाई महीने का दूसरा आधा भाग। सोचिए और उत्तर दीजिए। अभी हमने 21 जून की स्थिति के बारे में बात की जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे ज्यादा झुका होता है। उस दिन विशेष रूप से आर्कटिक सर्कल के पास कुछ अनोखा होता है। अब हम आपसे एक और सवाल पूछते हैं जो वास्तव में यूपीएससी 2019 परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न: 21 जून को सूर्य ए, आर्कटिक सर्कल में क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, बी, अंटार्कटिक सर्कल में क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, सी, दोपहर के समय भूमध्य रेखा पर सीधा ऊपर चमकता है, डी, मकर रेखा पर दोपहर के समय सीधा ऊपर चमकता है। क्या आप सही उत्तर दे सकते हैं?
प्लीज राइट आंसर इन कमेंट। इसके विपरीत विंटर सोल्स्टिस जब आता है, जो दिसंबर के आसपास होता है, तब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इस दिन सूर्य ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। यह स्थिति उस समय जैसी है जब आप स्टेडियम की दूसरी ओर बैठे हो और बल्ब आपके सिर के ऊपर हो। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी। यह वह सीमा है जहां तक सूर्य की किरणें सीधे सिर के ऊपर हो सकती हैं। इससे नीचे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दक्षिण में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में सूर्य कभी भी सीधे सिर के ऊपर नहीं पहुंच सकता। इसका अर्थ यह है कि इन ट्रॉपिक्स के बाहर के क्षेत्रों में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ेंगी, चाहे साल का कोई भी समय हो। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उत्तर की ओर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, सूर्य का मार्ग आकाश में और भी झुका हुआ दिखता है। यह ऐसा ही है जैसे स्टेडियम में बाहरी सीटों पर बैठे दर्शकों के लिए बल्ब की रोशनी तिरछी आती है और कभी भी सीधे ऊपर नहीं होती। इन ट्रॉपिक्स की समझ से ही हम जान पाते हैं कि क्यों कुछ क्षेत्रों में मौसम इतने उग्र होते हैं जबकि दूसरे स्थानों पर मौसम अपेक्षाकृत शांत रहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रॉपिक्स के भीतर हमें अधिक गर्मी और आर्द्रता मिलती है क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें अधिक ऊर्जा और गर्मी उत्पन्न करती हैं। इसी कारण इन क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डिजर्ट्स जैसी विविध जलवायु पाई जाती है। अभी हमने सीखा कि पृथ्वी के झुके हुए अक्ष और उसके सूर्य के चारों ओर घूमने रेवोल्यूशन के कारण हमें मौसमों का अनुभव होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार पृथ्वी की इस खास घूमने की प्रक्रिया से दिन और रात के समय की लंबाई बदलती है, जैसे कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में लंबे। अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। यूपीएससी के एक पिछले प्रश्न पत्र में यह सवाल पूछा गया था। प्रश्न, मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई में होने वाले परिवर्तन किस कारण से होते हैं? ए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, रोटेशन। बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार रूप में घूमना, इलिप्टिकल रेवोल्यूशन। सी, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडिनल पोजीशन ऑफ द प्लेस। डी, पृथ्वी का झुकी हुई धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, रेवोल्यूशन ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। सोचिए और उत्तर दीजिए। यह एक यूपीएससी 2013 का सवाल है। क्या आप सही उत्तर दे सकते हैं? अब बात करें सूर्य की आभासी गति, अपैरेंट मूवमेंट की, तो इसे समझना थोड़ा मजेदार हो सकता है। सोचिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है। खिड़की से बाहर एक पेड़ खड़ा है। जैसे ही ट्रेन चलती है, आपको लगता है कि पेड़ आपकी खिड़की से सरक कर पीछे की ओर जा रहा है, जबकि असल में वह पेड़ वहीं खड़ा है और आप ही चल रहे हैं। यही कुछ पृथ्वी की कक्षा में घूमने के साथ होता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से हमें लगता है कि सूर्य आकाश में अपनी जगह बदल रहा है, जैसे कि वह उत्तर और दक्षिण दिशा में हिल रहा हो। जब गर्मियों में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य आकाश में ऊंचा चढ़ गया है और उसकी किरणें सीधे आ रही हैं। जैसे ट्रेन से बाहर देखते हुए लगता है कि पेड़ ज्यादा पास आ गया है। इसी तरह सर्दियों में जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, तो सूर्य आकाश में निचला दिखता है और धूप तिरछी और कम गर्मी वाली लगती है, जैसे पेड़ दूर चला गया हो। पर असल में यह केवल पृथ्वी का झुकाव और उसकी कक्षा में घूमने की वजह से होता है, जैसे ट्रेन के चलते हुए पेड़ की आभासी गति। पृथ्वी का यह घूमना और उसका झुकाव खगोलीय घटनाओं को भी प्रभावित करता है। जैसे जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं, तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जैसी घटनाएं होती हैं। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और लूनर इक्लिप्स तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी की गति और उसकी कक्षा के कारण ग्रहों की चाल भी बदलती है। इसे समझने के लिए केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जैसे नियम होते हैं। इसका एक सरल उदाहरण यह है कि जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उसकी गति तेज होती है, जैसे आप ढलान पर तेजी से दौड़ते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, जैसे आप चढ़ाई पर धीमे हो जाते हैं।